Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Okay, so beta we will be continuing from the last class. As in our last class, we started our new chapter that is the atomic structure. अच्छा बहुत ही ज़्यादा ही कुछ बेसिक ही बातें हमने की थी इस चैप्टर के अंदर भी last in the last class when we started off with it. And there was still a few like discussion of states of matter. So we started off with the definition of matter, then element, then atom, then a very important thing that is the subatomic particles. I told you a very important thing that subatomic particles के बारे में बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपके पास इस टेबल में this is very essential and we do have seen questions in the theory examinations regarding this. They do ask these kind of things. And then I explained you about the difference of the mass of proton and electron, that how much times a proton is of the mass of an electron. And then the neutrality of a neutron actually comes from the proton and an electron because हर न्यूट्रॉन के अंदर छुपा होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. Okay, so coming up towards the next thing that we started with, that was the atomic structure or what we call it, the structure of an atom. ठीक है ना. ये पांच चीजें बेटा आपके सामने हैं, आप देख सकते हो in this atomic structure. And we shall now continue with this information going further into detail अबाउट द एटम. ठीक है बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ, मे बी इसके बारे में आपको आइडिया हो, मे बी नहीं हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट इट अर्लियर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द इनसाइड्स ऑफ एन एटम ना, व्हाट इज इनसाइड द एटम. सबसे पहले तो बेटा आपके सामने जो पांच मेन चीजें हैं इसकी, वो तो आपको डायग्राम में नजर ही आ रही हैं. ठीक है. द न्यूक्लियस itself which obviously has the protons and the neutrons inside it, then the electron shell, then the electrons orbiting the nucleus. ठीक है. So moving further ahead from this structure of the atom, first, what we need to understand about the atom, that there was an experiment done by Ernst Rutherford. ठीक है. I'm not going to be obviously like discussing the whole experiment in detail. I'll just give you an overview of the experiment. Like, and I'll obviously be not very exact about the values that he used. I can like use the values which can obviously give you the overall idea of what I'm trying to explain you. बेसिकली बहुत ही डिफरेंट बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ. बेटा आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हो इससे पहले अबाउट द टाइप ऑफ एमिशंस, द रेडिएशंस, द टाइप ऑफ रेडिएशंस, द अल्फा, बीटा एंड गामा, तो अल्फा रेडिएशन जो होता है या अल्फा पार्टिकल जो होता है वो एक्चुअली एक एलिमेंट है हमारा हीलियम, सेकेंड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. उसके न्यूक्लियस को कहते हैं. ठीक है, उसके न्यूक्लियस को कहते हैं. अच्छा, अब इस बारे में तो हम एक फर्दर डिटेल्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी करेंगे, बट ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है. अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, जिस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अल्फा को उसने स्कैटर किया था, अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करके फेंका था एक एटम की तरफ. अल्फा पार्टिकल्स खुद बहुत ही छोटे हैं, एटम के मुकाबले में भी वो बहुत ही छोटे हैं. ठीक है. सो व्हाट ही डिड, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 10,000, you have to be very careful while listening to what I'm saying at the moment. 10,000 अल्फा पार्टिकल उसने बेटा क्या किए, फायर कर दिए. ठीक है ना, फायर कर दिए, एक एटम के ऊपर फेंक दिए ऐसे. ठीक है. तो हुआ ये कि वो जो 10,000 पार्टिकल्स उसने फायर किए ना, एक मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे जो 10,000 अल्फा पार्टिकल्स उसने फेंके एक
एटम की तरफ उन 10,000 में से रफली अप्रोक्सीमेटली 9,990 पार्टिकल्स वी कैन से वेंट स्ट्रेट, सीधे निकल गए। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट? एक एटम को जानने के बारे में किया जा रहा है कि एटम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। तो 10,000 में से 9,990 या 9,990 पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट अहेड और चले गए, बस बाहर, थ्रू हो गए मतलब ना, दे वेंट थ्रू इट। तो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन के बारे में पता चला अबाउट द एटम, हमें एक थ्योरी पता चली कि एटम इज ऑलमोस्ट हॉलो। एटम अनकरीब या तकरीबन खाली होता है। एक एटम जो होता है बेटा वो तकरीबन हॉलो होता है, खाली होता है। ये पहली ऑब्जर्वेशन हमें पता चली एटम के बारे में। ठीक हो गया, सही है। दूसरी बात, उसने दूसरी चीज क्या करी? दूसरी चीज उसने ये करी कि जो 10 अल्फा पार्टिकल्स एटलीस्ट नहीं जो है ना सीधे गए, उनके साथ क्या हुआ वो उसने पता लगाया। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस। उमर अब्बास इज सेइंग, वेट अ सेकेंड, something that is connected to I was what like what I was trying to say. Some particles hit the center directly. नहीं बेटा, you cannot say they hit the center directly. You can say that some particles डिफ्लेक्टेड। वे हिट नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है, आप जो कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल सही है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी लाइक टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बिकॉज जो बाकी के पार्टिकल्स हैं, बहुत बहुत कम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्लेक्ट हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टिकल्स बीइंग डिफ्लेक्ट ओवर हेयर is that beta, it totally depends on the charge, you know about the charges के पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल कर जाता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज से रिपेल कर जाता है। यानी कि अगर एक नेगेटिव चार्ज के सामने आप नेगेटिव चार्ज ले आओ तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा, या डिफ्लेक्ट भी हो सकता है अगर उसकी तरफ फेंका जाए उसको। और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के चार्ज के सामने ऐसा करेगा। बिकॉज अगर वो हिट कर रहे हैं, या वी आर ट्राइंग टू से दैट दे आर लाइक बीइंग अटैक्ड, लाइक दे आर अटैकिंग एट द सेंटर और समथिंग, तो इसका मतलब होगा कि हम एक अट्रैक्शन शो कर रहे हैं जो कि नहीं है। वाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो पॉजिटिव होते हैं। और इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है रदरफोर्ड को, जो हमें पता चल गया उससे करने के बाद, कि the center of the atom has something positive। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है। और अगर वो अल्फा पार्टिकल्स जब अंदर गए और जो थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ना होने के बराबर पार्टिकल जो बचे थे, वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। देखो, कुछ तो बिल्कुल सीधे चले गए ना, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट सीधे चले गए, और जो थोड़े से, बहुत थोड़े से बचे थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत करीब से डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब कि there is something positive within the atom. What is that? That is the nucleus. And due to which particle the nucleus becomes positive? Due to the presence of protons, the nucleus becomes positive. इसीलिए जो आपके पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल जो खुद भी पॉजिटिव होते हैं, वो वहां से डिफ्लेक्ट कर गए। दैट टेल्स अस अबाउट द रियलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ये शुरू की बातें हैं काफी, तो अब आपको सब पता है। ये उससे पहले की बातें हैं, डिस्कवरी जब कर रहे थे हम एटम की, उसकी बातें हैं ये सारी। अच्छा, अब इसके अलावा हम अगर बात करते हैं एक और चीज की, हमें दो चीजें पता चल गई। एक तो एटम ऑलमोस्ट खाली है, ऑलमोस्ट हॉलो है, यानी इतना समझ लो 99.9% खाली है और 0.1% कुछ है उसमें। इतना समझ सकते हैं, या मे बी इससे भी ज्यादा। और दूसरी चीज हमें ये पता चली दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिव ड्यू टू द प्रोटॉन्स इनसाइड इट, ऑल्दो द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल बट द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है बेटा, एक बहुत ही एसेंशियल इंफॉर्मेशन
about the actual distance, like actual difference of the sizes of the nucleus टू द एटम। अच्छा देखो, मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, उसमें तो मुझे आप लोगों को ये सब चीजें दिखानी है ना, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं, वरना मेरे लिए ऑब्वियसली वो वाला स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट है जो एक्चुअल में होगा, जो एक्चुअल इनके दरमियान डिफरेंस है बेटा। इस तरीके से है कुछ कि अगर आप लोगों ने अगर फुटबॉल स्टेडियम देखा है, क्रिकेट स्टेडियम इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। फुटबॉल स्टेडियम इज वेरी बिग, लाइक इट्स ह्यूज। तो फुटबॉल स्टेडियम जो होता है, अगर एक फुटबॉल स्टेडियम का साइज जो है वो एटम है, तो उसके अंदर रखी हुई फुटबॉल जो है बेटा, दैट इज द न्यूक्लियस। सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ द एटम टू द न्यूक्लियस, यानी कितना छोटा होगा न्यूक्लियस, कितना छोटा होगा। आप ये सोचो, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट क्लास में कि बेटा दिस इज अ डॉट, and we generally when we like draw it somewhere we can say this, that this contains millions of atoms inside it। अब उन मिलियंस ऑफ एटम्स में से भी आप ये सोचो कि न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, कि अगर वो एटम एक फुटबॉल की साइज, ऑब्वियसली एटम फुटबॉल के साइज के, फुटबॉल स्टेडियम के साइज के बराबर नहीं है, बट कंसिडरेशन के हिसाब से जो डिफरेंस है वो ये बताया जा रहा है कि अगर वो एक एटम फुटबॉल स्टेडियम है, तो उसके अंदर का न्यूक्लियस फुटबॉल है, एंड दैट इज रियल। तो ये चीज हमें, ये सारी चीजें पता चली फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अर्न्स्ट रदरफोर्ड विच वाज कॉल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, ये कुछ बहुत ही ज्यादा एंटायर बेसिक बातें हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हाट वी वर डिस्कसिंग, एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। अब आप मुझे पहले ये बता दो, ये जो छोटा सा एक आपको मैंने एक ये बताया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो डिस्कस किया हमने, डू यू ऑल गेट इट और नॉट? आहिल, अब्दुल्ला, आयशा, फातिमा, रयान, उमर, सारा। सर थोड़ा समझ नहीं, आप एक दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी जी बेटा। बाकी सभी बता दें मुझे बेटा, सारा, उमर, फातिमा, आयशा, रयान। क्या चीज़ एग्जैक्टली आपको इशू कर रही है? ओके ओके, मैं दोबारा से एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके ओके बेटा, सो एज आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एल्फा स्कैटरिंग या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं, दैट वाज डन बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड। इसमें बेटा ये है कि जैसे एक एटम है ना, एक एटम है, उसके ऊपर तकरीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल जो है, ऑलमोस्ट 10,000 अल्फा पार्टिकल्स, एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो बेसिकली, अगर मैं आपको सही में बताऊं तो हीलियम एटम जो है ना, हीलियम एलिमेंट का जो एटम है, उसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, यानी कि हर एलिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, तो इस तरह से जो हीलियम एलिमेंट है ना बेटा, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसे हम जनरली कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तकरीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल्स वर फायर्ड एट एन एटम, ठीक है। आउट ऑफ दिस 10,000, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9,990 जो है वो वेंट थ्रू, ठीक है फातिमा, 9,990 वेंट थ्रू, रयान, फातिमा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीधे चले गए, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्जन नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब तो एटम में कुछ है ही नहीं,
कुछ होता तो वो रेजिस्ट करता, उसको रोकता, वो अंदर जाके फंस जाते, रुक जाते। बट एटम के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप लगा लो रेशियो 999 से 9990 से 10,000 का, तो ऑलमोस्ट 99.9% वी कैन से। ठीक है, 99.99% ऑलमोस्ट वी कैन से एटम इज होलो। एटम, इतना परसेंट एटम तो खाली होता है। ये बात से एग्री कर रहे हैं आप सब लोग? प्लीज मुझे बता दो, रयान, फातिमा, स्पेशली बिकॉज यू सेड दैट यू आर गेटिंग इट। तो जो भी है बेटा, एज आई सेड यू, आई लाइक सेड ऑल ऑफ यू, टू ऑल जी ऑफ सर, यू, समझ आ गया। कि कोई भी इशू आएगा बेटा आपको, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपके पास ये थी कि जो कितने बज गए बेटा, 10 बज गए ना, तो 10 पार्टिकल जो थे, रिमेनिंग 10 particles deflected, meaning nucleus is पॉजिटिव। इस बात को मानते हो? 10 पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए, मतलब कि अट्रैक्ट नहीं करे, वहां से रिपेल करके डिफ्लेक्ट होके निकल गए, मतलब कि वो उसके साथ सेम चार्ज रखते थे। जैसा चार्ज न्यूक्लियस का था वैसा चार्ज अल्फा पार्टिकल्स का था। अल्फा पार्टिकल्स भी एक तरीके से हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, तो वो भी क्या हुए, पॉजिटिव हुए। और जब वो किसी एटम, जिस एटम पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एटम के हिसाब से अगर हम देख रहे थे, तो उससे डिफ्लेक्ट कर जाने का मतलब, रिपेल कर जाने का मतलब कि खुद भी वो पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई बेटा? जिनको भी इश्यू था उनको, जिनको नहीं था उनको भी, अगर कोई फर्दर क्लियरिंग रिक्वायर्ड है, आपने आपने क्लियर कर दी होगी अपने आप को। और कोई भी इश्यू है किसी को, प्लीज अगेन यू कैन रेज योर हैंड। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है फातिमा? ठीक है बेटा। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सिर्फ ये है कि जब हम लोग इवन रेशियो वाइज भी अगर देखें, तो हमें पता ये चलता है कि जो एटम का साइज है ना, इफ एटम इज फुटबॉल स्टेडियम, न्यूक्लियस इज दी फुटबॉल। इतना डिफरेंस है एक एटम के और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस के साइज के डिफरेंस में। ये डिफरेंस है एक्चुअली। ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी। ये ऑब्जर्वेशन भी सबको क्लियर है? अब बता दो बेटा, किसी को भी कोई इश्यू है, प्लीज यू कैन स्टिल आस्क मी। फातिमा, रयान, उमर, सारा, आयशा, आहिल, अब्दुल्ला। नो सर। ठीक है बेटा, ये तीन चीज। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ही आपको कुछ एटम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ही मैंने डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली बी इरेजिंग दिस ऑल स्टफ फ्रॉम हियर, एंड विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, एक चीज और छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वो ये चीज है, छोटा सा आपको एक और चीज बताना चाह रहा था मैं। आपने ये सुना है शायद, ये टर्म सुना है शायद, शायद शेल्स आर हाइपोथेटिकल। क्या सुना होगा? मे बी शेल्स आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल comes from the word hypothesis. Hypothesis comes from the word thesis, which originates from theory somewhat. और इन सब बातों का मतलब ये है कि ये चीजें सिर्फ मतलब यानी कि
आपको बताई जाती हैं। एक्चुअल में कोई चीज एज अ शेल नहीं है, एज अ शेल कोई चीज नहीं है जिसके अंदर वो ऑर्बिट कर रहा है। तो शेल्स हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है बेटा। और या इमेजिनरी कह सकते हो आप, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन कंसिडर दिस एज इमेजिनरी। शेल्स आर हाइपोथेटिकल या शेल्स आर इमेजिनरी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें यहां नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमें नजर आ रहे हैं प्रोटॉन्स, ठीक है बेटा। अब सीन ये है कि आपने ऊपर अभी पढ़ा था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। और बेटा अगर शेल्स नहीं है, अगर शेल्स नहीं है तो मैं तो उसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये नहीं है। और अगर ये नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इन प्रोटॉन से मिलने से तो कोई रोक नहीं सकता, अट्रैक्शन होने से तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर ऐसा हो जाएगा तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर मौजूद जितने भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम नंबर के होते हैं, वो सब मिल जाएंगे आपस में, और वो तो बना लेंगे न्यूट्रॉन्स, और हर एलिमेंट खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है, या क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है, या आपको कभी इस बारे में कुछ आइडिया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसका रीजन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? शेल तो मैंने वापस भी लगा दिया, मैं वापस हटा देता हूँ। दिस इज ऑन गोइंग ना, मतलब है नहीं है, है नहीं है, मतलब क्या है कि कंसिडर कर रहे हैं हम इसको कि ये है, बट ये एक्चुअल में हाइपोथेटिकल है, मतलब कि नहीं है। तो ये एक्चुअली है क्या? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग फर्दर अहेड। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शेल कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा। जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्चुअली प्रोटॉन्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो हो गए बुरे बच्चे, ठीक है ना, नेगेटिव। ये पॉजिटिव बच्चे, घर के बच्चे, शरीफ। और ये जो है आपके न्यूट्रॉन्स, जिन पे कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है नेचर में, जिसका मतलब ये हो गया बेटा, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होने का मतलब ये हो गया कि वो पॉजिटिव भी है अपने अंदर और नेगेटिव भी है अपने अंदर। यानी सही गलत जानते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स जो आपसे कहते हैं ना कि हम तो सही गलत जानते हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, वो सही कहते हैं, ठीक है, तुम्हें सही में कुछ भी नहीं पता। बट जब वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है दे नो बोथ, both the positive and the negative, the good and the bad. So what happens actually कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं प्रोटॉन्स की तरफ जाने की, ठीक है ना। कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे 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 जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे 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 कोशिश कर रहे हैं। बस जैसे ही प्रोटॉन के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो न्यूट्रॉन जो है उनको भगा देते हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे भगा दिए। फिर वो अपनी कोशिश तो नहीं छोड़ेंगे वो। क्यों कर रहे हैं वो कोशिश? क्योंकि देर इज एन अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, बुला भी प्रोटॉन रहे हैं उनको अट्रैक्शन के थ्रू, लेकिन वो जाते हैं तो न्यूट्रॉन उन्हें जाने नहीं देते। फिर ये कोशिश करते हैं अंदर आने की, अंदर आने की, अंदर आने की, अंदर, फिर भगा दिए जाते हैं। फिर ये आने की कोशिश करते हैं, फिर बाहर से ही भाग जाते हैं, फिर आते हैं अंदर, बहुत ज्यादा आ गए, फिर चले गए। तो ये कुछ कुछ ऐसा अनफिक्स्ड सा एक पैटर्न होता है, एक ऐसी मूवमेंट होती है जो चलती रहती है, चलती रहती है। उसको हम क्या करते हैं, एक फिक्स सर्कल दे के ऐसे कर देते हैं कि भाई ये एक एक सर्टन पैटर्न है, एक सर्टन वेव पैटर्न है जिसमें बस ये इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, एक सर्टन रेडार या एक सर्टन रेडियस में वो घूम रहे हैं। अब वो कोई एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता है, वो बस एक मूवमेंट होती है कि भाई कभी करीब कभी दूर, कभी करीब कभी दूर। तो हम एक एवरेज सर्कल बना देते हैं जस्ट टू शो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्राइंग टू ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन एन एटम, एंड in the basically you can say that circle they are orbiting, that is considered
टू बी कॉल्ड एज अ शेल। फिर नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हम पढ़ते हैं। शेल का टर्म हमने इनको दिया है, एक इमेजिनरी टर्म है। वैसे हम इन्हें एनर्जी लेवल्स कहते हैं। आप आगे पढ़ोगे मेरे ही साथ कि पहला शेल होता है, फिर दूसरा शेल होता है, फिर तीसरा शेल होता है। तो वो बेसिकली एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे नजदीक जो है उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, दूर जो है उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है। बहुत सारी अलग ये बातें हैं अपनी जगह। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस एट द मोमेंट इज दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो कुछ भी करके प्रोटॉन्स की तरफ जाते हैं ड्यू टू दैट अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्टिकल्स। और उस अट्रैक्शन को बेटा जो रोक रहा है वो कौन है? न्यूट्रॉन। होता यह है कि न्यूट्रॉन आके खड़ा हो जाता है और वो उसको अंदर आने ही नहीं देता। वो बहुत कोशिशें करता है छुप छुपा के किस तरीके से उसकी तरफ पहुंच जाए, लेकिन वो जो कनेक्शन है ना, वो जो अट्रैक्शन है उससे कंप्लीट होने नहीं दे रहा है। न्यूक्लियस आपस में जोड़ने नहीं दे रहा है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये एक कहानी है। और शेल जो होता है वो बस एक, यहां पर हमारे पास एक इमेजिनरी एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको सिर्फ हम दिखाना ये चाहते हैं इसके थ्रू कि ये एक एक मूवमेंट, एक सर्टेन मूवमेंट है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि कोई फिक्स पैटर्न में नहीं होती है, बट ऑलमोस्ट एक फिक्स रेडार के अंदर, एक वेव फॉर्मेट के अंदर वो घूम रहे होते हैं आपके इर्द गिर्द। ये चीज क्लियर है बेटा आप लोगों को? रयान, फातिमा, यस। आहिल, अब्दुल्ला, आयशा, बेटा कोई भी इशू हो, सिंपल चीजें कर रहे हैं अभी हम लोग, कोई भी इशू इसमें भी हो, यू नो नीड टू हेजिटेट कि सर ये तो बहुत ही सिंपल चीज करवा रहे हैं, अब इसमें पूछेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि यार ये इतनी बेसिक चीजें भी नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव इशू इन दिस इवन यू हैव टू आस्क मी। ठीक है बेटा? तो ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा टूवर्ड्स दी another एग्जाम्पल। यहाँ पे, यहां पर बेटा कौन सी एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग? ये एक चीज आ जाती है अब। यहां पर कौन सी एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग? ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल से मे भी आपको देख के समझ आ जाए, ये वाली बात तो अपनी जगह ट्रू है, लेकिन इस एग्जाम्पल को देख के शायद आपको ये बात समझ में आ जाए बेटा कि जो ये एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है बेटा, वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वन, वन। ठीक है। इस एलिमेंट के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। अब बेटा जब न्यूट्रॉन नहीं है तो अब कौन बचाएगा? अब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ मिलने में, जुड़ने से कौन बचाएगा? न्यूट्रॉन तो नहीं है इसके पास। द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल दैट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। बीच में मैंने एक जगह ये बात पहले बताई भी है बच्चों को, एक जगह पे बच्चों ने मुझसे कहा था, कुछ इसी बारे में डिस्कशन हो रहा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, न्यूट्रॉन्स या तो उसके बराबर होते हैं जनरली, या तो उससे ज्यादा होते हैं। तो बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये जो एक एग्जाम्पल है इसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो मैंने वही कहा कि जब नहीं है तो वो है ही नहीं, वो एक अलग केस है, ओनली दैट इज विद हाइड्रोजन इटसेल्फ। बट उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जनरली हम यही देखते हैं कि या तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं या न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। द ओनली केस वेयर प्रोटॉन इज डोमिनेंट देन द न्यूट्रॉन, एंड वी हैव like in this case only a proton and an electron in an atom of an element is hydrogen। ठीक है बेटा? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा? अब न्यूट्रॉन तो यहाँ है ही नहीं, तो इन दोनों को आपस में जुड़ने से, मिलने से, कनेक्ट होके आपस में एक न्यूट्रॉन बनाने से कौन रोकेगा? बचा सकता? जैसे कि हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब वही वाली बात है, ये अंदर आना चाह रहा है, ठीक है ना, और अंदर आएगा, अंदर आएगा, 7 मिनट के अंदर ये दोनों मिलेंगे और न्यूट्रॉन बन जाएंगे।
और जिंदगी में हमने जितना भी हाइड्रोजन देखा है वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अभी क्यों हो रहा है? ये तो पहले भी हो सकता था, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ। हाइड्रोजन तो जितना है उतना ही है, और हाइड्रोजन के एटम्स अपने आप न्यूट्रॉन फॉर्म नहीं हो रहे। बेटा इस बात को समझने का मतलब ये है कि me. So I was just saying the Yes, sir. last thing over here is that ये जो आपके पास प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, दिस कैन ऑब्वियसली मीट एंड एंड दिस हाइड्रोजन एटम, और जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो खत्म हो चुके होते हैं और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज येट टू बी डिस्कस्ड, दैट इज द वॉल्स ऑफ द न्यूक्लियस, द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। द मोस्ट strongest thing over here is the nucleus, not the neutrons. Neutrons are doing some extra help। देखिए जैसे कि एक ये जो पॉजिटिव चीज है, ये बच्चा ये घर के अंदर है, ठीक है ना। अब इस केस में ये घर में भी थे दो बच्चे, ये दो घूम रहे थे इनके करीब करीब, और ये न्यूट्रॉन्स भी थे। तो घर तो है, यहां पर भी घर है। तो मेन चीज घर है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, वॉल्स जो हैं, वो मेन है। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्चुअली एनर्जी लेवल इतना कम होता है कि वो न्यूक्लियस के करीब जाने का सोच भी नहीं सकते। तो प्रोटॉन्स आर एनी हाउ सेफ whether they have neutrons or not along them in the nucleus। न्यूट्रॉन्स के होने से सिर्फ एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को अपने घर पे आने का मना कर रहे हो तो घर के अंदर तो वो आ ही सकता नहीं है। लेकिन अगर कोई गेट पे जाकर खड़ा हो जाएगा तो वो गेट के करीब भी नहीं आ सकेगा। तो न्यूट्रॉन्स जो है ना वो एक्स्ट्रा इफेक्ट जो है दे रहे हैं बस, कि भाई यहां तक भी नहीं आओ। लेकिन अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट घर तो है, और चीज घर के अंदर। अब हर दफा प्रॉब्लम यही हो रही है कि बुलाता प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को, बट जब वो जाता है तो उसे अलाउ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द walls of the nucleus। तो अगेन इन द सेम वे दिस हैपेंस इवन इन हाइड्रोजन। ये अंदर जा रहा है फिर इसको बाहर भेज दिया, फिर ये अंदर जा रहा है फिर उसको बाहर भेज दिया। तो ये कुछ मैप जैसा लग रहा है किसी मुल्क के, बट ये है कुछ ऐसा कि somewhat like this। तो एक तरीके से एक सर्टेन एरिया में ये घूम रहा है ऐसा करके। ठीक है बेटा। तो ये अगेन वी कैन से शेल्स आर हाइपोथेटिकल, सो दे डू नॉट एग्जिस्ट, बट दैट इज एक्चुअली अ फॉर्म, a wave form that actually allows the electron to move in a certain pattern around the nucleus in an atom। ये सारी डिस्कशंस थी हमारी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। यहां तक बेटा आप में से किसी को भी कोई भी इशू है प्लीज टेल मी। कोई भी चीज अगर ऐसी है जो कि अनक्लियर है या माइंड में ऐसा क्वेश्चन आपके है, आप पूछना चाहते हो। आयशा, अब्दुल्ला, आहिल, उमर, सारा। ओके बेटा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू important definitions, although which are also very much basic, we can say। So first of all, we have the definition of प्रोटॉन नंबर। वैसे ही पता है आपको, बट जस्ट आई एम राइटिंग इट। सो व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर? It is the
number of protons in an atom of an element, ठीक है, ये तो हो गई इनिशियल बात. आफ्टर दिस वी से इट इज always equal to the number of electrons ठीक है. क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा किसी भी एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड वी ऑल्सो नीड टू राइट वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोटॉन नंबर, के इसे और क्या कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर. इसे बेटा हम एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है बेटा, वी ऑल्सो कॉल इट एज एटॉमिक नंबर. अब ये होता क्या है बेटा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बेसिकली बेटा होता है आपके एलिमेंट का रोल नंबर, जो कि प्रोटॉन नंबर होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं. ठीक है. जैसे कि बहुत से क्लासरूम की बात करें या ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें, कहीं पे बैठे हैं, कोई चीज चल रही है, किसी दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, तो हम अगर दो नाम ले लेंगे तो दो लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तीन लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. बहुत रेयर केसेस में देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि दो लोगों के नाम के साथ उनके सरनेम्स भी सेम हो, फर्स्ट नेम के साथ सेकंड नेम सेम हो, कुछ ऐसा केस हो सकता है. बट अगर हम किसी भी ऐसे सिनेरियो में इस चीज से बचना चाहते हैं, तो हम उन्हें एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं या आईडी दे देते हैं. ठीक है ना, जो कि उसकी अपनी होती है. रोल नंबर दे देते हैं. जैसे रोल नंबर क्या चीज होती है. रोल नंबर का मतलब होता है बेटा कि जो आपको आइडेंटिटी मिल रही है ना, वो सिर्फ आपकी है और किसी की भी नहीं है. इन द सेम वे जो एटॉमिक नंबर है, वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का रोल नंबर है. प्रोटॉन नंबर जो है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर भी कहलाता है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से एलिमेंट जो है वो आप समझो कि अरेंज्ड है इन द पीरियोडिक टेबल. तो पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन. हमें कैसे पता हाइड्रोजन पहला है, बिकॉज उसके पास एक ही प्रोटॉन है. वो उसकी अपनी खासियत है और वो उसकी ऐसी चीज है, यूनिक चीज है, जो कि किसी और के पास नहीं है. सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक प्रोटॉन है.
हीलियम के पास दो प्रोटॉन्स हैं, वो सेकेंड एलिमेंट है। कैसे पता चला? प्रोटॉन नंबर से। एटॉमिक नंबर इज द प्रोटॉन नंबर। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, पहचान है उस एलिमेंट की। उस नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज प्रोटॉन नंबर। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा एक एलिमेंट के एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात भी आपने दिमाग में डाल देनी है। और दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। ये हो गई हमारी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन की तरफ बेटा अगर हम आते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मास नंबर। ठीक है बेटा, द डेफिनेशन ऑफ मास, इट इज द टोटल या फिर combined. It is the total slash combined number of protons and neutrons in an atom of an element. ठीक है बेटा। Apart from this, we can say one more thing again, a second name for this term even. It is also known as nucleon number. It is also known as nucleon number as the protons and neutrons are contained inside the nucleus. This is the definition of mass number.
देखो ये कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं बेटा जिनमें मैं खुद इस तरीके से आपको लिख के बताऊंगा, यू हैव टू ऑब्वियसली फॉलो दैट इन अ वे कि ये स्लैश का मतलब नहीं है कि आप दोनों वर्ड्स यूज करोगे। इसका यही मतलब है कि आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो। इट इज द टोटल नंबर या कंबाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जहां एंड आ जाए तो हम दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर। ये न्यूक्लियन नंबर का टर्म कहाँ से आया बेटा? न्यूक्लियस से आया है। मतलब क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसी हम उस नाम से रिलेट करते हुए इन्हें न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। सम जो होता है इन दोनों का, इन्हें बेटा हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। आर यू ऑल गेटिंग एवरीथिंग अप टिल हेयर? प्लीज टेल मी। यस सर। आयशा, फातिमा, उमर, सारा। Yes, Ryan, I got it. That you have got it. Abdullah, ठीक है बेटा। सो इफ एनीवन हैज इशू आप पूछ लीजिएगा बीच में से। आई एम मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर थिंग, दैट इज एक्चुअली द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि आइडेंटिटी तो हमने वैसे डिस्कस कर ली क्या है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली द केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है बेटा, नाउ केमिकल सिंबल कुछ इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। दिस पोजिशन इज क्वाइट फाइन आई बिलीव। ठीक है। ठीक है, अच्छा बेटा, इसमें हमारे पास जो लेबल करना है हमें, वही
न्यूक्लियस। दिस इज योर प्रोटॉन ऑफ सॉलिड एटॉमिक नंबर। अच्छा, ए इज एक्चुअली पी प्लस एन एंड दिस इज पी ओनली। मतलब बेटा देखो, ऐसा है कि दिस इज नॉट इन अ वे कि अगर ऊपर बड़ा मास है तो नीचे छोटा मास होगा। कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये रिप्लेस भी हो सकती है, चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कोई भी केमिकल सिंबल है, जैसे कि ये एक्स जो है ना, ये केमिकल सिंबल है बेटा एलिमेंट का। ठीक है, दिस इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि H होता है फॉर हाइड्रोजन, He होता है फॉर हीलियम, Li होता है फॉर लिथियम। कुछ एलिमेंट्स के लिए उनका फर्स्ट जो है आपके पास जो है लेटर है, कुछ के पास फर्स्ट और सेकंड लेटर है, कुछ के पास फर्स्ट और थर्ड लेटर है। इस तरीके से सिंबलाइजेशंस होती हैं। सिंबल आपके पास लिखा हुआ है, उसके साथ जो भी बड़ा नंबर है दैट इज योर मास नंबर विच इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो भी छोटा नंबर है दैट इज योर प्रोटॉन नंबर। एंड बाय दिस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द न्यूट्रॉन नंबर, तो क्या आप करोगे उसके लिए? यू विल अप्लाई ए फॉर्मूला। क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, इट इज जस्ट दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। दैट मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, पी प्लस एन में से पी निकाल दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ एन बचेगा बेटा ऑटोमेटिकली। तो दैट इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हुए बेटा, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई सा भी केस देखें, जैसे कि अगर हम देखें लिथियम को, लिथियम को देखें अगर, लिथियम है 7 3। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं बेटा वो क्या है? 7 और 3। बड़ा नंबर 7 है, दैट मीन्स दैट इज द मास नंबर। 7 इसका मास नंबर भी है, 7 इसका प्रोटॉन 7 इसका न्यूक्लियॉन नंबर भी है, और 7 इसका एटॉमिक मास भी है। ठीक है ना? प्रोटॉन्स इसमें कितने? जो छोटा नंबर है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा उतने क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो फॉर लिथियम वी कैन से लिथियम हैज 3 protons, 3 electrons एंड 4 न्यूट्रॉन्स। कैसे? 3 प्रोटॉन्स हमें दिख रहे हैं, नंबर छोटा वाला 3 है, तो प्रोटॉन नंबर दी एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हमें दिख रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 7 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया, यू आर गेटिंग 4, दैट इज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा। एंड आफ्टर दिस, इफ वी टॉक अबाउट another element like carbon, carbon is 12 and 6। ठीक है बेटा। तो आप में से कोई बता सकता है मुझे कितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं कार्बन में? 6, 6, 6, सही है। 6 प्रोटॉन्स, There are six protons or six electrons. yes, and 6 neutrons as well। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही है। इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट Na, सोडियम, दैट इज बेटा 23, 11। ठीक है बेटा। Sir, 11 protons, 11 electrons or 12 neutrons. बिल्कुल सही है यहाँ। 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं बिफोर मूविंग फर्दर अहेड। के There are 19 proton, 19 electrons or 20 neutrons. यस, ठीक है बेटा, ये सबको आ रही है समझ में चीजें? प्लीज टेल मी बेटा, Yes. एवरीवन इन द क्लास। फातिमा, Yes. Ryan has already been saying the answers, Aisha, Umar, Abdullah। ठीक है बेटा। So after this, only a last thing that I would discuss in today's class, and then we can move on to the other thing that is probably going to be isotopes in our next class, the concept of isotopes। यहाँ पर बेटा हम जो बात करते हैं लास्ट, वो एक ये करते हैं, क्वेश्चन है जो कि आपको आइडिया भी होगा उसके आंसर का वैसे तो, बट आपके पास वो पूछा भी गया है मल्टीपल टाइम्स इन योर थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशंस। वो आपसे ये पूछता है एज अ क्वेश्चन that why an atom is electrically न्यूट्रल। ये क्वेश्चन है बेटा, और ये पूछा हुआ है मल्टीपल टाइम्स, उसने पूछा हुआ है। ठीक है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तो चलो है, लेकिन क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो तो है ही न्यूट्रल, बट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, उसके होने के बावजूद वो न्यूट्रल कैसे है? प्रोटॉन्स का चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। और एक बात हमने सबसे पहले जान ली है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम में, जब तक वो एटम है, अनलेस इट कन्वर्ट्स इनटू एन आयन, जब तक वो एटम है,
तो उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसी वजह से जितना पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी है, सो द चार्जेस एक्चुअली कैंसल आउट ईच अदर। आंसर इसका कुछ इस तरीके से होगा बेटा। इन एन एटम देयर आर फातिमा, नॉट 2 मार्क्स, लाइक बहुत ऐसा मुश्किल है, 2 मार्क्स तो मुश्किल है। 1 मार्क क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड ना, इसी वजह से ये 2 मार्क्स पे नहीं आता है जनरली। इन एन एटम देर आर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Umar, your mic is open. Therefore, the positive charges cancels out the negative charges। ये चीज है द लास्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डू टुडे, वी डिड लाइक डन टुडे। तो प्लीज बेटा, अभी भी किसी को कोई इशू है तो प्लीज मुझे बता दो। फातिमा, रयान, उमर, अब्दुल्ला, आयशा। आयशा बेटा प्लीज डो नॉट हेजिटेट, एवरीवन आई एम सेइंग डो नॉट हेजिटेट, अगर कोई मसला है कहीं पे भी प्लीज आस्क मी। ओके, ठीक है। So as all of you are saying this is clear to all of you up till here, so we'll be continuing with the topic of isotopes in our class on Wednesday. I hope to see you in our next class. Take care everyone. Allah Hafiz. अल्लाह अल्लाह हाफिज़।